हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्लास 10 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, उसके अभ्यास के प्रश्न। जी हाँ, मेरे दोस्त, तो आप इसे अपनी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी न्यू वाली, अगर पुरानी भी बुक है तो काम चल जाएगा क्योंकि आप जानते हो कि इस बार मतलब एनसीईआरटी की बुक में कुछ चेंजेस किया गया है। उसमें जो ये अभ्यास के प्रश्न हैं या बीच-बीच में किसी चैप्टर से कुछ निकाला नहीं गया है, अधिकांशतः चैप्टर खत्म किए गए। तो देखो जैसे ये मेरे पास ये पुरानी ही बुक है 2019-20 की, लेकिन ये एक-एक सवाल ये जो है ना अभ्यास के, आपके जो 2023-24 की बुक है उससे सेम टू सेम मैच खा रहे हैं। मैंने ऑनलाइन मैच करा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? ये नए पैटर्न के आधार पे ये। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बाकी कहूँगा, इससे पहले हमने क्या किया था कि आपका इस चैप्टर का यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और साथ ही इससे पहले हमने लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अभी 2023 में ऑब्जेक्टिव आए थे, सारे कोडों के पेपर में सबको हमने सॉल्व किया था। उसके अलावा कुछ नए ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किया था। तो आप उन ऑब्जेक्टिव वाली जो सीरीज है ना या जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना। इस वीडियो में चलो इसमें ये 1, 2 और 3, एक इधर यहाँ देख सकते हो, यहाँ 3 थे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। हालाँकि इनको हमने उसी ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो बनाया था पिछला उसमें सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर से इसको सॉल्व कर देता हूँ और आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें कुल मिलाकर आपके 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलो देखो, इसमें जो पहला प्रश्न है इसको जल्द से मैं करवा देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार कराया हुआ है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो हमें असत्य कथन छांटना है, ध्यान देना। इसमें है कि 2 PbO, PbO मीन्स यहाँ देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 PbO जो सॉलिड रूप में है और ये कार्बन भी सॉलिड रूप में है। एस लिखने का मतलब सॉलिड, ठोस रूप में है। ये अभिक्रिया कर क्या बना रहे हैं? 2 Pb सॉलिड रूप में ये आ जा रहा है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण हो रहा है गैस रूप में। ठीक, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया में पहला कथन क्या बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखो यहाँ 2P, यहाँ माफ करना मैंने PO लिख दिया है, यहाँ PbO है, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो। तो क्या इसमें देखो PbO में हम लोग का यहाँ क्या अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ Pb बच रहा है, यानी लेड बच रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ क्या होता है? वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अपचयन तो हो रहा है लेकिन किसका? लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, न कि लेड यानी सीसा का। तो ये पहला कथन क्या है? असत्य कथन है, पहला कथन गलत कथन है। क्लियर? दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ कार्बन है और कार्बन के अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तो ये भी गलत कथन है, कार्बन उपचयित हो रहा है न कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखो और सी में ऑप्शन में बोला कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल राइट कथन है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ पे देखो PbO से केवल Pb बन रहा है, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये भी सही कथन है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन छांटना है। तो हमने इस अभिक्रिया के फलस्वरूप देख लिया कि ये गलत कथन है, ये गलत कथन है और ये दोनों हम लोग के सही कथन है। तो हमें असत्य कथन छांटना है, तो ये हम लोग के ऑप्शन के अनुसार ये दोनों सही हुआ। क्लियर? तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है और फर्स्ट ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि A एवं B, क्योंकि हमें असत्य कथन छांटना है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है असत्य कथन छांटने को, तो असत्य कथन ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट ये जो ऑप्शन में है इतना सब दिया है, इसमें A एवं B, A और B क्या है? असत्य कथन है। सिंपल, काम खत्म। ठीक है, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Fe2O3, ठीक है, जब अभिक्रिया करता है 2Al यानी एल्युमिनियम से, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस 2Fe का निर्माण हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि Fe2O3 और यहाँ एल्युमिनियम है। यहाँ देखो जो एल्युमिनियम है ना, Fe को हटा दे रहा है Fe2O3 से और उसके जगह पे खुद आ जा रहा है और Al2O3 बना रहा है और Fe को विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई? यहाँ आपकी विस्थापन अभिक्रिया हुई। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है?
चलो भाई, अब हम लोग इधर आ जाते हैं इस बगल, और 1 मिनट, इस बगल में आ जाता हूँ और इधर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके यार, तू कहाँ जा रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ इसको मैं, रुक जाओ थोड़ा, इसको यहाँ ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये उड़े ना, पंखा चल रहा है ना। देखो क्वेश्चन क्या यहाँ बोल रहा है, माफ़ करना यार, लौ चूर्ण पर, ये स्मार्ट बोर्ड होता तो ये थोड़ा सा भी दिक्कत ना होता, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे ये सारी चीज़ें ओपन कर लेता है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ओके, लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, मतलब यहाँ लौ चूर्ण की अभिक्रिया कराना है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ देखो लौ चूर्ण यानी वही Fe लोहा, ठीक है, ये हो गया, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कह रहा है कि Fe लोहे पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, तो ये एक अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा तो देख लेते हैं। देखो जब अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि आपका आयरन क्लोराइड यानी FeCl का निर्माण होगा, FeCl2, क्योंकि इस पर +2 चार्ज होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। क्लियर है। अब इसको संतुलित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको संतुलित किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको हम लोग छोड़ते हैं, संतुलित करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ हम लोग का क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड, Fe को हम लोग आयरन भी बोल सकते हैं, लोहा, आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं नहीं, ये तो गलत, कोई अभिक्रिया नहीं है, आयरन लवण एवं जल बनता है, जल नहीं बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और आयरन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर। अब चलो 3 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग चौथा प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न है, इसका हमें उत्तर देना है। थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ जूम, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, देखो जैसे ये तीर है आप जानते हो, तो इधर वाली चीज़ें क्या होती हैं, अभिकारक होती हैं, ठीक है, और तीर के इधर वाली चीज़ें होती हैं उत्पाद। तो हमने पहले ही बता रखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो भी मतलब हम लोग के अभिकारक में तत्व उपस्थित है उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाए, वही क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। ठीक, तो आप लिख दोगे कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो सिंपल आगे लिख सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम हेतु संतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या मैंने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के पालन हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो तत्वों का द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी दोनों तरफ बराबर होता है, यही कहने का मतलब है। इसको देखो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में भी लिख रखा है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो पूरा पूरा मैंने नोट्स लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो ये। तो ये आपको हमारी जो एप्लीकेशन है ना UPMSP स्टडी कर ये आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हो, कर लेना, वहाँ पे ये सारा का सारा नोट्स भी मिल जाएगा, और जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसका नोट्स मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। क्लियर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शायद मैंने डाल दिया है, और ये आपका ये वाला है ना, ये पूरा सीरीज में पूरा करने के बाद ये सब भी इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा अभ्यास के प्रश्न का। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ इसका उत्तर कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर LHS यानी वही अभिकारक में, और दाईं ओर यानी RHS, ठीक है, दाईं ओर मीन्स वही उत्पाद, इधर हम लोग का बाईं तरफ यानी तीर के इधर हम लोग का अभिकारक होता है और इधर हम लोग का क्या होता है, एक तरफ उत्पाद होता है, ठीक है। बाईं, ये बाईं हो गया LHS और ये RHS हो गया। तो वही बोल रहा है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी अभिकारक में और दाईं ओर यानी इधर उत्पाद में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही हुआ, आप इसका अलग अलग तरीके से कई तरीके से डिफिनीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, वही सिंपल, अर्थात
उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, वही यहाँ पे दर्शा दिए गए। अतः रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। ठीक है, तो ऐसा सिंपल ये लिखा गया है, आप अपने भाषा में लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही आपको केवल लिखना है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो भाई साहब, तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आशा करता हूँ आप आसानी से इसको कर लोगे। अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, और इसमें फर्स्ट चार्ट इसमें है, ABCD चार्ट है। फर्स्ट है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसको सबसे पहले तो हमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर उसको संतुलित भी करना है। चलो बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है इसमें ए वाला, देखो ए वाला क्या है, ए वाला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, एन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और चूंकि नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बोला यानी नाइट्रोजन गैस, तो N2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2, ये हाइड्रोजन गैस होता है। इससे संयोग करके यानी वही अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया क्या होती है, NH3। NH3 आपकी क्या होती है, अमोनिया होती है। सिंपल, क्लियर। तो अब इसको हमें, ये तो हम लोग की अभिक्रिया हो गई, अब इसे हमें संतुलित भी करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, 3 है भाई साहब, और इधर हाइड्रोजन हम लोग का 2 है। तो इसको तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 3 दूना का 6, और यहाँ 2 कर देता हूँ तो ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो देखो 3 दूना का 6 हाइड्रोजन, तो इधर भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है तो आगे 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना का 6 हाइड्रोजन होगा। अब देखो, अब नाइट्रोजन देखो N2 लिखा है और 2N है, तो नाइट्रोजन भी इसका मतलब हम लोग का संतुलित है, क्योंकि 2N मतलब मीन्स 2 नाइट्रोजन और N नीचे V2 लिखने का मतलब 2 नाइट्रोजन, वही उसका अणु। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये पहला आपका क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। इसमें आप दर्शा भी सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि गैस है, ये गैस है ऐसे, और अमोनिया तो गैसी फॉर्म में होती है, तो ऐसे इसको भी आप दर्शा सकते हो। लेकिन नहीं भी दर्शाते हो तो आपका काम चल जाएगा कि कौन सी गैस है, कौन सा मतलब सॉलिड रूप में है। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला क्या है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु यानी वही ऑक्सीजन में दहन होने पर, मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड वायु यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया आपका। जब ये अभिक्रिया कर रहा है किससे, वायु से, वायु यानी वही ऑक्सीजन से, तो यह क्या बना रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यह बना रहा है, इधर देखो, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल यानी H2O का निर्माण कर रहा है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको हमें अब संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये हाइड्रोजन है, इधर आप जानते हो कि इधर अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए संतुलित के लिए। क्लियर। तो देखो इधर हम लोग का H2 हाइड्रोजन 2 है, और इधर कहीं हाइड्रोजन नहीं है, और इधर हम लोग का हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन में। अब देखो सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी इधर 3 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग संतुलित करेंगे अब ऑक्सीजन को। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ हम लोग का देखो, अगर यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन कितना है, 1 और यहाँ 2 यानी 3, तो ये तो भाई मतलब दिक्कत वाली, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसके लिए देखो हम लोग इसको संतुलित करते हैं। हम लोग ये, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 हम लोग का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो देखो हम लोग का 2 ऑक्सीजन और S2 मतलब 2O मीन्स 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो फिर हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ मैं अगर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2 दूना के 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का तो मामला ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद इन दोनों का मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो H2 यहाँ पे है, यानी इधर पूरा हाइड्रोजन 2 है, और इधर देखो 3 के इधर 2 दूना का 4 हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 2 दूना का 4 हाइड्रोजन होगा। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। लेकिन सल्फर का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं मामला। सल्फर यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ आगे 2 है, तो सल्फर 2, और यहाँ देखो सल्फर हम लोग का, अब देखो यहाँ पे 1 ही है,
अब एक है तो फिर गड़बड़, तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा सल्फ़र के लिए। अगर यहाँ हम लोग 2 करते हैं तो फिर ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे O2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 कर दिए तो 2 दूना का 4 और यहाँ पे 2, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमें 6 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हमें 2 नहीं 3 लिखना पड़ेगा। देखो इसी को हम, इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। बार-बार कहीं 2 करना, कहीं 3 करना, ऐसे और संतुलित करना। तो यहाँ हम 3 कर देंगे। अब पूरा हम लोग मिला लेते हैं। अब सही हो गया होगा लगभग, क्योंकि 3 दूना के 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 और यहाँ पे 2 दूना का 4, सॉरी भाई, सॉरी माफ़ करना, 2 दूना का 4 और हाँ 2 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 दूना का 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन और ये 3 दूना का 6 ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 दूना का 4 और ये 2 दूना का 4 और सल्फ़र का तो 2 सल्फ़र और 2 सल्फ़र। क्लियर, ये यहाँ 2-2 आप लगा दो केवल, ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा का पूरा ये अब संतुलित हो गया। अब चलो इसके बाद बी के बाद हम लोग अगले सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले तो जो समीकरण है उसे हम लोग लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। सबसे पहले हम लोग का बेरियम यहाँ पे सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है? वो होता है हम लोग का, देखो ध्यान देना, ओके माफ़ करना, अभी मेरा ध्यान थोड़ा दूसरे तरफ चला गया था। अभी अगर कोई गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना। चलो यहाँ इसको हम लोग सी वाले को संतुलित करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं एल्युमिनियम Al2SO4, ये थ्राइस होता है। ये फार्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। ऐसा क्यों, शायद आपको नहीं दिखा, चलो इधर मैं ऊपर कर लेता है। एल्युमिनियम सल्फेट ये होगा हम लोग का एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला। क्लियर, Al2SO4 थ्राइस। ओके, उसके बाद ये एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? BaCl2। Cl2 यहाँ इसलिए क्योंकि इस पर +2 चार्ज होता है। ये अभिक्रिया कर दोनों क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? AlCl3। यहाँ पे मैं नीचे 3 इसलिए लगाया क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ना उस पर +3 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। नीचे 3 इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों पे चार्ज बराबर हो जाए। क्लियर, चलो उसके बाद किस चीज़ का निर्माण कर रहे हो? एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4 होता है। माफ़ करना, 1 मिनट इसको रख देता हूँ। चलो अब हमें इसको क्या करना है, इसी को हमें संतुलित करना है। संतुलित अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। देखो सबसे पहले तो एल्युमिनियम, इधर तीर के इधर हम लोग देखते हैं कि कितना एल्युमिनियम है और इधर कितना एल्युमिनियम है। तो Al2 यहाँ पे 2 और कहीं नहीं है और यहाँ पे Al, यानी इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ इसलिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर, अगर यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं तो 2 एल्युमिनियम इधर और 2 एल्युमिनियम इधर। क्लियर, लेकिन उसके 2 लगाने से कुछ और गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ Cl गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 3 दूना का 6 Cl हो जाएगा और Cl यहाँ पे केवल 2 है, तो इसको हमें Cl को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए यहाँ हमें 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये 2 3 6 और ये 3 दूना 6, क्लोरीन हम लोग का 6 होगा। लेकिन फिर यहाँ 3 लगाने से बेरिलियम का क्या हाल हो रहा है देख रहे हैं। यहाँ पे बेरिलियम हम लोग का, सॉरी बेरिलियम बोल रहा हूँ, बेरियम। ठीक है, केवल हम लोग का 1 है, इधर हम लोग का 1 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का SO4 सल्फेट जो आयन है यहाँ पे थ्राइस है यानी 3 है, और यहाँ पे हम लोग का SO4 बेरियम सल्फेट केवल हम लोग का क्या है भाई, 1 है। SO4 देखो, SO4 बेरियम सल्फेट आयन होता है। ठीक है, जिस पे हम लोग का -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना है भाई साहब, यहाँ पे हम लोग का 3 है और यहाँ पे सल्फेट केवल 1 है। तो फिर तो ये गड़बड़, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। आगे 3 रखेंगे तभी तो SO4 मीन्स ये 3 होगा, ये सल्फेट। इसको हम लोग कोष्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का SO4 सल्फेट आयन कितना है, 3 है। और फिर बेरियम हम लोग गड़बड़ हो जाएगा, ये अब कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये भी इधर तो 3 है ही बेरियम। क्लियर है क्या मामला? अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं पूरा पूरा। जैसे एल्युमिनियम हम लोग का इधर कितना है, 2 है। इधर एल्युमिनियम Al के आगे 2 लिखा है यानी 2 है। ठीक है, SO4 थ्राइस है यानी सल्फेट आयन जो है 3 है और SO4 आगे 3 है, मतलब ये भी 3 है। ठीक है, यहाँ देखो बेरियम आगे 3 लिखा है यानी बेरियम 3 और हम लोग का
क्लोरीन 3 दूना 6 और ये 3 2 3 6 और ये 3 दूना 6, ठीक है। ये संतुलित हो गई, बस इतना ही करना है। ऐसे ही आपको मतलब रख कर कभी काटना कभी पीटना हो सकता है, एक बार में संतुलित में हो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आपको ये मतलब संतुलित करना आ जाएगा। क्लियर? चलो हम लोग आगे चलते हैं अब सी के बाद डी वाले प्रश्न पे, और डी वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको रुक जाओ, इसको थोड़ा ऐसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे हम लोग, ठीक है। डी वाला यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे है कि पोटेशियम धातु जल के साथ, ठीक है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। पोटेशियम धातु, पोटेशियम क्या होता है, के, ये पोटेशियम का प्रतीक होता है। तो पोटेशियम धातु जल के साथ, जल यानी हम लोग का H2 होता है, इसके साथ अभिक्रिया कर कर हम लोग का क्या बना रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एवं हाइड्रोजन गैस, एवं हाइड्रोजन गैस यानी H2। यहाँ पे आप पोस्ट में G भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ गैस लिखा है, या तीर भी यहाँ ऊपर की तरफ दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का हाइड्रोजन या पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम इधर हम लोग का एक है, अभिकारक में इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, 2 हम लोग का हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, मामला सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन का मामला सही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ इधर H2 और इधर देखो H2, लेकिन यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो यहाँ हमें इसको यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ और यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 2 दूना के 4, और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मामला तो ठीक हो गया। और ऑक्सीजन का मामला, ऑक्सीजन देखो इधर 2 है आगे, तो इधर और इसके आगे भी 2 है, तो 2 हम लोग का दोनों तरफ ऑक्सीजन भी है। अब पोटेशियम का मामला देखते हैं, तो पोटेशियम के आगे यहाँ 2 लिखने के कारण पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो पोटेशियम भी 2। अब देखो ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गई, पोटेशियम 2, इधर भी 2, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। क्लियर, ये संतुलित हो गई। तो ऐसे आपको फार्मूला लिखना है और संतुलित करना है, ठीक है। देखो फार्मूला लिखने के लिए आपको थोड़ा ये याद रहना चाहिए कि किस तत्व पे कितना चार्ज होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद होना चाहिए। चलो ये फार्मूला बनाने के लिए होता है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि कैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आप देखकर सीख लेना फार्मूला बनाना। और बाकी उस पर मैंने बहुत सारे तत्वों को भी आपको एग्जाम्पल में लिख कर दिखा दिया था कि किस पे कितना चार्ज होता है, वो याद करना के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये हम लोग का ये वाला प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगला 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। इसमें क्या है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। हमें ये रासायनिक समीकरण दी हुई है, इन्हें हमें केवल संतुलित करना है। तो चलो इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ और इसको हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट माफ़ करना थोड़ा सा। चलो इसमें पहला क्या है, पहला आप लोग देख सकते हो, पहला है हम लोग का HNO3, यानी इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, HNO3। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस अभिक्रिया कर रहा है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण कर रहा है। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो सबसे पहले तो मैं समीकरण को लिख लेता हूँ। हम लोग का क्या है, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, और इधर तीर के इधर हम लोग का क्या है, CaNO3 ट्वाइस, और उसके बाद हम लोग का प्लस H2O यानी जल। अब चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रेट इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, चूँकि ये फार्मूला होता है नाइट्रिक अम्ल का। इधर अगर हाइड्रोजन की बात करें, तीर के इधर यानी अभिकारक में, तो 1, और यहाँ पे देखो इसको तो हम सीधे यहाँ पे कहीं हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लिया है, तो इसको हम हाइड्रोजन, इसको अलग अलग दोनों को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, इसको ऑक्सीजन लेते हैं। तो नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हम लोग का हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन। और इधर देखा जाए तो H2 लिखा है, यानी 2 हाइड्रोजन। तो ये तो गड़बड़ है भाई, एक तरफ 3 एक तरफ 2, तो इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे केवल H2 लिखा है, तो इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का 2 दूना 4,
तीर के इधर 4 हाइड्रोजन और देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी तीर के इधर हम लोग के 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो मामला ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग NO3 है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट का भी हम लोग मामला देख लेते हैं। देखो NO3 इसको एक ही में लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो NO3 है यहाँ पे एक NO3 क्या होता है, नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, तो NO3 है और आगे 2 लिखा है मतलब 2 NO3 है और यहाँ पे NO3 नीचे ट्वाइस दिया है मतलब 2 है, तो नाइट्रेट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आती है बारी कैल्शियम की। कैल्शियम इधर एक, कैल्शियम यहाँ पे भी एक। ठीक है, कैल्शियम का कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो यानी ऑक्सीजन 2 होगा हम लोग का। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे भी तो नहीं, इसको तो हम लोगों ने ले लिया है, इसको तो हमने नाइट्रेट आयन में गिन लिया है, इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को। तो इनका हमें इस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और आगे 2 है, मतलब ये भी अब संतुलित हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग का ये भी संतुलित हो गया। केवल यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2 करना है और हम लोग का ये संतुलित हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। अब हम लोग बी, इसमें जो बी है इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बी वाला जो है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा। ये क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। H2SO4 यानी तेजाब इसको बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो ये Na2SO4 और प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये हमें समीकरण दी हुई है और इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। चलो संतुलित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इधर तीर के इधर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग का सोडियम है Na, तो सोडियम को देखते हैं। सोडियम और कहीं नहीं है सोडियम, इधर हम लोग का सोडियम है Na2, नीचे 2 लिखा है यानी 2 सोडियम है, तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि सोडियम सोडियम हमें बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ पे OH एक जगह नहीं है तो इसको हम लोग अलग अलग लेते हैं। ऑक्सीजन का लोग हाइड्रोजन का अलग लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे और यहाँ पे देखो SO4 यहाँ पे SO4 यहाँ पे SO4, तो इसका मामला हम लोग समाप्त कर देते हैं, एक और इधर एक, ये क्लियर है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन देखो SO4 में यहाँ मतलब ऑक्सीजन है लेकिन हमने SO4 इसको ले लिया है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन को हम लोग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन आगे 2 लिखे हैं यानी 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसके आगे हम लोग 2 लगाएंगे तभी तो 2 ऑक्सीजन होगा। तो इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, क्लियर। लेकिन अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो H2 लिखा है और यहाँ पे देखो 2H2 लिखा है यानी 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा तभी तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन होगा। और अगर ऐसा हम लोग करते हैं, अगर आगे हम लोग 2 लिखते हैं तो फिर हम लोग का SO4 जो होगा सल्फेट जो आयन वो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इधर और इधर 1 है तो फिर गड़बड़, तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं तो फिर ये सोडियम का मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि Na2 है तो 2 दूना का 4 हम लोग का हो जाएगा और इधर केवल हम लोग का 2 बच रहा है। तो भाई ये तो मतलब मामला हम लोग का फिर बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हम लोग फिर एनालाइज करते हैं शुरू से। देखो सोडियम हम लोग का यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग का Na2 था शुरू में, ठीक है, तो हम लोग का सोडियम तो संतुलित था। अब हम लोग अगर ऑक्सीजन यहाँ पे SO4 और SO4 को हमने संतुलित कर लिया था और हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन 1 था, सॉरी आगे 2 था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग का 1 था अकेले, तो यहाँ पे इसलिए हमने 2 लिखा, तो 2 हाइड्रोजन हो गया तो इसलिए हम यहाँ हमने 2 लिखा। भाई इसको मैं एक बार और संतुलित करता हूँ, 1 मिनट माफ़ करना, कहीं गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखो गड़बड़ नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने एनालाइज कर लिया। अभी यहाँ पे हमें 2 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे है, हम लोग इसको हम लोग नहीं जोड़ रहे थे। अभी देखो, अभी इसी को हम लोग देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी को हम लोग देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे Na है, आगे 2 लिखा है, ठीक है। चलो झंझट एक बार और हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं, सबसे अच्छा NaOH हो गया प्लस हम लोग का क्या था H2SO4, तो H2SO4 हो गया, ठीक है, और तीर के इधर हम लोग का क्या था Na2SO4, ठीक है, और प्लस H2O था। अब चलो इसको फिर से हम लोग संतुलित कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो SO4 का हम लोग काम खत्म करते हैं, SO4 और SO4 यहाँ पे, ठीक है।
सोडियम हम लोग का एक है, इधर हम लोग का Na2 दो है, तो यहाँ पे हमें दो लिखना पड़ेगा, तो दो सोडियम दो सोडियम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन, यहाँ पे आगे दो है तो दो ऑक्सीजन, और यहाँ इस ऑक्सीजन को तो लेना नहीं है क्योंकि इसको हमने पहले से ही ले लिया है SO4 के साथ, तो ठीक है। यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ हम लोग का ऑक्सीजन एक है तो यहाँ हमें दो लगाना पड़ेगा, तभी तो दो ऑक्सीजन इधर और दो ऑक्सीजन इधर होगा। अब देखो दो दूना के चार हम लोग का हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो H2, और यहाँ पे देखो H लिखा है, आगे दो है यानी चार हम लोग को, इधर भी हाइड्रोजन इधर, और इधर भी हम लोग का चार यहीं पे। ठीक है, तो ये हम लोग को इसी तरह संतुलित हो गई। झूठ मूठ का हम यहाँ पे दो कहाँ लगा रहे थे भाई साहब, यहाँ कहीं दो लगा रहे थे, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन को हम लोग देख ही नहीं रहे थे। तो ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपका एग्जाम में भी गड़बड़ होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो इस गलती को आप जल्द से जल्द पकड़ लोगे, नहीं तो एक ही को संतुलित करने में लगे रहोगे और बहुत टाइम लग जाएगा आपको। क्लियर। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और 4 मार्क में निश्चित है ये संतुलित करने को आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हम लोग का कौन सा था, बी वाला था। अब सी वाला करते हैं। सी वाले के लिए इधर मैं करता हूँ। देखो इसमें सी वाले में अब क्या है, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaCl जब अभिक्रिया कर रहा है AgNO3 से, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, AgCl, उसके बाद NaNO3 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें संतुलित करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग थोड़ा संतुलित करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, एक है यहाँ पे तीर के इधर, सोडियम एक ही है, इधर हम लोग का एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की बात करूँ तो देखो इधर पूरे में क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, क्लोरीन भी ठीक है। अगर Ag क्या होता है, चांदी होता है। चांदी इधर हम लोग का कितना है, एक है, तीर के इधर अकेले है, इधर भी अकेले है। अब देखो यहाँ पे NO3 नाइट्रेट है, NO3 नाइट्रेट, ये तो पूर्ण रूप से संतुलित है, इसे हमें संतुलित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग की संतुलित है। चलो क्लियर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला भी बिल्कुल आपका सारा का सारा राइट है। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग सी के बाद हम लोग डी वाले पे चलते हैं। डी वाला देखते हैं। डी वाला क्या है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। देखो यहाँ पे ये है हम लोग का BaCl2 का अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, और निर्माण कर रहा है BaSO4 का और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब इसको हमें संतुलित करना है। चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग इधर तीर के इधर, सबसे पहले ये बेरियम है तो बेरियम को देखते हैं, केवल अकेले है, इधर भी अकेले है तीर के इधर। अब देखो Cl2, क्लोरीन दो है इधर, और इधर क्लोरीन देखो एक है, तो यहाँ में दो लिखना पड़ेगा तभी तो। अब देखो काफ़ी सारे लड़कों का यहाँ पे एक सवाल होगा, ठीक है, कि ठीक है आप दो यहाँ आगे लिख रहे हो, क्यों नहीं ये नीचे लिख सकते, जैसे HCl है तो इसका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में इसको मैंने डील करा चुका है, लेकिन चलो यहाँ पे भी बताता हूँ। जैसे HCl है यहाँ पे, तो इधर क्लोरीन यहाँ पे दो है, तो इसके नीचे क्यों नहीं दो लिख रहे हो, आगे क्यों दो लिख रहे हो। तो देखो जो HCl होता है ना, इसमें ये फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इस पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, और तभी ये फार्मूला का निर्माण होता है, ये चार्ज आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं HCl के नीचे यहाँ पे 2 लिख दूँ तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -2 चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये फार्मूला का निर्माण ही नहीं होगा, ये फार्मूला ही गलत हो जाएगा, तो इसलिए आगे मैंने 2 लिखा। क्लियर, आप आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलो आगे हमने 2 लिख दिया, तो हम लोग का क्लोरीन का भी मामला ठीक हो गया। अगर हम लोग सल्फेट यहाँ पे देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि HO4 सल्फेट है, NaSO4 यहाँ पे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो H2 लिखा है और यहाँ 2H यानी 2 हाइड्रोजन, तो ये हम लोग का संतुलित हो गया केवल यहाँ 2 लगाने से। क्लियर, तो इस प्रकार हमने इसका जो डी वाला था 6वें प्रश्न का, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, उसको भी संतुलित कर लिया। तो यहाँ हमने कितने 6 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, और ये वीडियो भी लगभग 30-35 मिनट की हो गई। तो हम लोग अभी यहीं पे रहने देते हैं 6 प्रश्नों को ही। अगले प्रश्न से हम लोग ये 7वां 8वां आगे के मतलब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी तब तक आगे के प्रश्नों को आप लोग खुद से लगा कर देखना, और ये जो मैंने अभी जितने भी प्रश्न को सॉल्व किया एक बार खुद अपने से इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कहूँगा हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करें और डाउनलोड कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।